हाँ, तो बेसिकली आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, है ना। तो देखो, ब्रेस्ट कार्सिनोमा का हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं। या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो क्या, ब्रेस्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करता है बच्चे के। और कार्सिनोमा मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसर। पीछे आवाज़ आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, काम चल रहा है आसपास इसीलिए। तो मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे? वही ब्रेस्ट का मैलिग्नेंट कैंसर को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो उसको हम लोग कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन, फिर क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व, मतलब किन की वजह से इनका चांसेस बढ़ सकता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने का। तीसरा पार्ट है अपना क्लासिफिकेशन। चौथा पार्ट है अपना इसको कैसे स्टेज करेंगे, अगर हो गया तो उसको स्टेज कैसे करेंगे। और पांचवा पार्ट उसको ट्रीट कैसे करेंगे, मतलब स्टेजिंग कर दिए फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो देखो, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर्स, क्लासिफिकेशन, टीएनएम स्टेजिंग और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो देखो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो, ब्रेस्ट जो है फीमेल और मेल दोनों में अगर हो सकता है, मतलब ये कैंसर जो है ये, पर फीमेल में जो होगा ये ज़्यादा कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर, जबकि मेल में ये रेयर होता है। तो जब इन दोनों का रेशियो देखा जाता है तो कितना पाया जाता है? 150:1, ठीक है ना। तो फीमेल में भी किस एज के अराउंड दिखता है ये? अराउंड मेनोपॉज, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको पेरीमेनोपॉजल, ठीक है ना। अब देखो, इसका जब सेल्फ एग्जामिनेशन, इसको हम लोग सेल्फ एग्जामिन किए ब्रेस्ट कैंसर को, तो जो लंप होगा ना, LUMP लंप, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे? वो अकेला पाया जाएगा, मतलब क्या? सॉलिटरी। उसको हम लोग पालपेट कर सकते हैं, मतलब पालपेबल, और उसमें दर्द नहीं हो रहा होगा, मतलब क्या? पेनलेस, सिंपल। तो ये जब अपना फीमेल में मोस्ट कॉमन है, जब उसका सेल्फ एग्जामिनेशन किया तो अपन लोग 3 फीचर्स पाए, सॉलिटरी, पालपेबल और पेनलेस, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन करने के 3 तरीके हैं सेल्फ एग्जामिनेशन में। तो इस सेल्फ नहीं, यहाँ पे नॉर्मल एग्जामिनेशन के 3 तरीके हैं। एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर या फिर डॉक्टर के द्वारा किया गया पाल्पेशन, या तो डिवाइस के अंदर डालो टिश्यू बायोप्सी को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेमोग्राफ। और तीसरे एक फाइन नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें हम लोग सेल के अंदर का फीचर समझते हैं, सिंपल, ठीक है ना। ये हो गया ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का इंट्रोडक्शन क्या हुआ अपना? ब्रेस्ट मोस्ट कॉमन फीमेल में होगा, मेल में रेयर होता है। जब रेशियो निकालेंगे तो 150:1 पाया जाएगा। जब सेल्फ एग्जामिनेशन किए तो लंप के कुछ फीचर्स हैं, जैसे सॉलिटरी, पालपेबर और पेनलेस। इसको ट्रिपल टेक्निक से हम लोग देख सकते हैं। ट्रिपल टेक्निक में दिख रहा होगा पाल्पेशन, ट्रिपल टेक्निक में क्या क्या आता है? पाल्पेशन, मेमोग्राफी और एफिनेशन। अब इसके रिस्क फैक्टर समझते हैं। रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं और ईजी रहेगा, बस उनको याद करो। हिस्ट्री, इंटरनल अंदर के फैक्टर्स और बाहर के फैक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखो, हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या आता है? आप कहाँ रहते हैं उसकी हिस्ट्री, आपकी परिवार की हिस्ट्री, और अगर यदि आप फीमेल हैं तो आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। 3 हिस्ट्री हो गई। क्या क्या हुई? ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और मेंस्ट्रुअल और फिर ऑब्स्टेट्री हिस्ट्री। 3 पार्ट हो गया। तो आप कहाँ रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में ये ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए डेवलप्ड कंट्री हैज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। कितने टाइम हायर? 4 to 5 टाइम्स हायर, ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री क्यों रिलेवेंट है? जैसे मान लीजिए किसी फीमेल को ब्रेस्ट कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ है, तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मतलब जैसे मान लीजिए फीमेल है तो उसकी माँ या फिर उसकी बेटी या तो उसकी बहन, ये सब 1 डिग्री के रिलेशन में ही आ रहे हैं, तो उन सबको चांसेस होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने का। तो वोमेन, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनमें ये फैला रही हैं, मतलब जैसे मान लीजिए फीमेल है तो माँ को फैला रही है, बहन को फैला रही है, बेटी को, ऐसा नहीं है। ये है कि उसमें हो रहा है, मतलब हो सकता है उसमें कोई ऐसा जीन हो जो कि ससेप्टिबल हो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो हो सकता है ये जीन इनमें भी शेयर हो रहा हो, तो इनमें भी चांस रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा है कैंसर होने के। तो इसलिए बोर्न विद ब्रेस्ट कैंसर, उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें भी कैंसर के चांसेस हायर होंगे। कौन कितने %? मतलब 2 से 6 टाइम्स हायर होंगे। कौन कौन इसमें आते हैं? मदर, डॉटर, सिस्टर का आ जाएगा, ठीक है। और उसका तीसरा हिस्ट्री क्या था अपना? मेंस्ट्रुअल या फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो देखो, जितना लंबा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ होगा ना, उतना ज़्यादा ये इफेक्ट होगा। मतलब क्या? देखो, मेनार्ज से चालू होता है और मेनोपॉज पे ख़त्म होता है। तो देखो, मेनार्ज से चालू होता है, अर्ली मेनार्ज के दौरान भी इसका क्या? अर्ली मेनार्ज हुआ तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ा, और लेट मेनोपॉज हुआ तो भी, मतलब बेसिकली जो साइकिल नॉर्मल था उसको आपने एक्सटेंड इतना कर दिया, तो उस दौरान अगर ये एक्सटेंशन के कारण रिस्क का चांसेस बढ़ जाता है। जितना छोटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उतना कम चांसेस होगा आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने का। तो यही है। तीसरा क्या है?
तो ये अपना हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट आ गए, कहाँ रहते हैं आप, तो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज आ गया। फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसमें आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आ गए। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री क्या है, उसमें आपका लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, सिंपल। दूसरा अपना आता है इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में अपना 2 आता है, ब्रेस्ट की क्या डेंसिटी है, और दूसरी बात उसमें क्या फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी का मतलब क्या, बेसिकली क्या होता है, अब देखो मान लो यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे मान लो 6 ही सेल्स हैं, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे मान लो 15 सेल्स हैं। तो एक बात बताओ, 6 सेल्स में कैंसर होने की चांस ज़्यादा होंगी 15 में, क्योंकि मान लो इन 6 में होगा पर वो दब गया सप्रेसर जीन से, पर 15 में मान लो 6 बच गए थे, मान लो 10 बच गए, पर रिमेनिंग 6 में कहीं कोई भी म्यूटेशन होकर आ गया, तो चांसेस जितना ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ेंगे ना, और जितने ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस होंगे उतने ज़्यादा कार्सिनोमा होने के चांसेस होंगे, इसलिए ब्रेस्ट डेंसिटी बढ़ने से रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, जैसे क्या होता है, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी में क्या अंतर होता है। देखो हाइपरट्रोफी का मतलब होता है साइज का बढ़ जाना, और हाइपरप्लेशिया का मतलब होता है नंबर का बढ़ जाना, तो मेनली नंबर का गेम है। तो अगर एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया हो गया, बहुत सारे सेल्स बन गए एपिथेलियल्स के, तो इनके नंबर बढ़ गए तो चांसेस ऑफ म्यूटेशन बढ़ गया, और चांसेस ऑफ म्यूटेशन बढ़ गया तो चांसेस ऑफ कार्सिनोमा भी बढ़ गया, सिंपल, ठीक है ना। तो वही होता है, एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया हुआ तो एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया के कारण 5 फोल्ड राइज हो गया। तो ये इंटरनल फैक्टर्स को हम लोग ये भी समझते हैं, नंबर गेम कह सकते हैं इसको, या तो ब्रेस्ट का डेंसिटी बढ़ा दो तो रिस्क बढ़ जाएगा, या तो हाइपरप्लेशिया करा दो मतलब फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस करा दो तो आपका कार्सिनोमा का चांसेस बढ़ जाएगा। तीसरा अपना आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अभी तक हम लोग हिस्ट्री देखे, हिस्ट्री में क्या आ गया, ज्योग्राफिकल या फिर रेशियल हिस्ट्री, दूसरा अपना आ गया फैमिली हिस्ट्री, और तीसरा अपना आ गया मेंस्ट्रुअल या फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। दूसरा पार्ट था इंटरनल फैक्टर्स, उसके अंदर आ गया अपना डेंसिटी और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। अब तीसरा पार्ट अपना आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, पहले तो 3 ई को देख लो, ठीक है ना। E3 का क्या है, देखो 3 का उल्टा ई, देखो E3 क्या है, पहले तो एक्सरसाइज करोगे तो आपका चांस, सिंपल सी बात है, प्रोटेक्शन मिलेगा, एक्सरसाइज से तो बेनिफिट्स ही होते हैं, तो प्रोटेक्शन मिल रहा है। दूसरा अपना एस्ट्रोजन एक्सपोजर, हम लोगों ने बोला ना कि मेनोपॉज के अराउंड क्या होता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन कम हो गया, और ईस्ट्रोजन कम हो गया ना तो ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ जाएगा। तो सिंस ऑस्टियोपोरोसिस का चांस बढ़ जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग बाहर से उसको एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन देते हैं, और ये एक्सोजीनस ईस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक कर देता है। पर इसके साथ साथ क्या हो जाता है, अपना ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो भाई एक्सरसाइज की तो प्रोटेक्शन मिल गया, पर एस्ट्रोजन एक्सपोजर अपना हुआ, एस्ट्रोजन एक्सपोजर से क्या हुआ, एस्ट्रोजन एक्सपोजर, हाँ। तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर हम लोग क्यों, ड्यूरिंग मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी के दौरान हम लोग, जब मेनोपॉज हुआ तो उसके अराउंड ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़े तो एस्ट्रोजन हम लोग दिए, तो मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी कहते हैं इसको। तो उससे क्या होता है, अपना एस्ट्रोजन ज़्यादा आ गया बॉडी में तो अपना ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ गया, सिंपल। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने अंदर एस्ट्रोजन को कम करेंगे 2 तरीके से। जो अपना एंडोजीनस एस्ट्रोजन था उसको घटा दो, कैसे, बाई ओफेरेक्टोमी, मतलब अपने ओवरी को काट लो, या दूसरा हम लोग जो ईस्ट्रोजन दे रहे हैं या अपने अंदर जो ईस्ट्रोजन है उसको ब्लॉक कर दो, उसका इफेक्ट ना हो, तो या तो उसका सिंथेसिस ही ना हो रहा हो, या सिंथेसिस हो रहा हो तो वो रिसेप्टर पे काम ही ना कर पा रहा हो। तो सिंथेसिस कैसे रोक सकते हैं, जिनसे वो मिलके बन रहा हो एरोमेटिक रिंग से, तो एरोमेटेज इनहिबिटर दे दो, ठीक है। और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए एक टैक्सी है जिसका हम लोग बोलते हैं टमॉक्सीफेन, सिंपल, ठीक है ना। तो ये ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हो गया। अब तीसरे पार्ट क्या है अपना, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो कौन से टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड में एक टॉक्सिन होता है ऑर्गेनोक्लोरीन, ठीक है ना। ये ऑर्गेनोक्लोरीन कैसा काम करता है, ईस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है, तो जब अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो ईस्ट्रोजन जैसे इफेक्ट लाएगा और वही इस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, E3 था एक्सरसाइज, प्रोटेक्शन दिलवा रहा था, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हम लोग को रिस्क बढ़वा रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ने 2 चीज़ किया, या तो ओफेरेक्टोमी किया या तो उसका ब्लॉकर दिया। ब्लॉकर में कौन कौन से थे, एक तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो या तो सिंथेसिस को ब्लॉक कर दो। तीसरा अपने पास था इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, उसके अंदर कौन आ गया, ऑर्गेनोक्लोरीन, जो कि पेस्टिसाइड में पाया जाता है, उसका भी कैसा इफेक्ट होता है, ईस्ट्रोजन इफेक्ट, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स को। तो जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर 2 चीज़ याद करो, 13 और 17, ये दोनों ही अब नॉर्मल नंबर है ना, 13 और 17। तो देखो 13 पे क्या पाया जाता है, बरखा, ये बरखा दत्त का फोटो है, उससे याद करो बरखा। तो देखो ये अपना बरका 2 जो होता है वो 13 नंबर प्रिंट होता है। जब इसका म्यूटेशन हो जाता है तो फिर ये चांसेस ऑफ इनहेरिटेड कार्सिनोमा बढ़ा देता है, मतलब ये बच्चे से माँ में, मतलब माँ से बच्चे में लाने का चांसेस बढ़ा देता है। दूसरा है अपना 17 पे अपना है, उस पर बरका 2 था, इस पर बरका 1 और P53 है।
P53 को हम लोग क्या कहते हैं, पुलिसमैन। सबसे ज़रूरी यही वाला पार्ट है पूरे रिस्क फैक्टर में, तो इनको याद रखना बस कि 13 और 17 होता है, 13 पे बरका 2 होता है और 17 पे बरका 1 और P53 होता है। सिंपल, पहले तो इन दोनों को याद करो, फिर बाद में एक एडिशनल पुलिसमैन जोड़ दो ताकि लड़ाई ना हो। ये P53 अच्छा जीन होता है, ठीक है ना। तो अपने जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। जेनेटिक फैक्टर्स की बात किया, रेडिएशन एक्सपोजर। तो अपने चेस्ट में ब्रेस्ट है, मतलब चेस्ट वाले रीजन में, थोरैक्स वाले रीजन में, तो वहाँ पास अगर कोई भी रेडिएशन का एक्सपोजर हो जा रहा है, रेडिएशन टू चेस्ट, तो अपने चांसेस बढ़ जाएंगे म्यूटेशन के, और म्यूटेशन के चांसेस अगर बढ़ गए तो कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल। तो म्यूटेशन के चांस किन किन तरीके से अपने अंदर रेडिएशन आ सकता है, या तो कैंसर थेरेपी के दौरान या तो एटॉमिक बॉम्ब के एक्सपोजर से। सिंपल। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर अपने पास 3 पार्ट्स थे, हिस्ट्री, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हिस्ट्री के अंदर हम लोग कहाँ रहते हैं उसका ज्योग्राफिकल, हमारी फैमिली कैसे, मतलब क्या फैमिली, और हमारा अगर फीमेल है तो हमारा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें नंबर की ही बात चलती है, तो ब्रेस्ट डेंसिटी और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, इसके अंदर अपने देखा जाता है हाइपरप्लेसिया। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है E3 का मतलब होता है एक्सरसाइज, एस्ट्रोजन एक्सपोजर और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, और रिमेनिंग में अपना आता है जेनेटिक और रेडिएशन। सिंपल, समझ गया। ये अपना हो गया रिस्क फैक्टर्स। अब इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, इंट्रोडक्शन और रिस्क फैक्टर्स। अब देख रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के इसके 3 हैं। एक है अपना क्या, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बेसिस पे, दूसरा मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, और तीसरा हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो देखो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बेसिस पे देखें हम लोग, तो देखो अपने यहाँ ये समझ लो, ये अपना ब्रेस्ट है, ठीक है ना। ये स्ट्रोमल टिश्यू है आसपास, वो इसको सपोर्टिंग, पर सपोर्ट किसको कर रहा है, ग्लैंड को। तो ग्लैंड के 2 पार्ट बना दो, एक डक्ट वाला हिस्सा और एक लोब वाला हिस्सा। सिमिलरली एक डक्ट वाला हिस्सा, एक लोब वाला हिस्सा, डक्ट वाला हिस्सा और लोब वाला हिस्सा। सिंपल। तो वही होता है, इसके 2 पार्ट है। तो कार्सिनोमा अगर हम लोग ट्यूमर कंपोनेंट के बेसिस पे देखें ना, तो 2 है, या तो वो कंटेंट हो सकता है या तो वो फैल सकता है। मतलब क्या, कैंसर अगर कंटेंट रह गया तो कंटेंट किस में रह गया, अगर डक्ट में कंटेंट रह गया तो कार्सिनोमा इन सीटू जो है डक्ट से जोड़ो, तो उसको क्या कहेंगे, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। और अगर वो लोब में कंटेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। सिमिलरली कैंसर अगर फैल गया, किसके थ्रू फैला, डक्ट के थ्रू, तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव कार्सिनोमा इसका नाम होगा। और या तो लोब के थ्रू फैला तो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। सिंपल। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के बेसिस पे हम लोग को पहले ये डिटरमाइन करना है कि वो रुका हुआ है कि फैल गया। अगर वो कंटेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे कार्सिनोमा इन सीटू, अगर वो फैल गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेसिव कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इन सीटू को डक्ट में डाल, डक्ट के थ्रू फैला तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोब के थ्रू, मतलब लोब में कंटेंट रहा तो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, अगर डक्ट के थ्रू फैला तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, और लोब के थ्रू फैला तो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। सिंपल। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन अगर इसका हम लोग देखें तो वो किस बेसिस पे होगा, इस पर रिसेप्टर के बेसिस पे, कि कौन से रिसेप्टर ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं। तो टोटल 2 से 3 रिसेप्टर्स हैं। एक तो है अपना जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो, और दूसरा एक अपना आता है HER2। तो देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर के बेसिस पे एक चीज़ है, और दूसरा अपना क्या है, HER2 मतलब क्या, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर HER2। इसके रिसेप्टर अपने ब्रेस्ट पे प्रेजेंट है कि नहीं, उस पे बेसिस पे। तो इसमें देखो एक टाइप का ऐसा कैंसर होगा जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ER पॉजिटिव कैंसर। दूसरे टाइप के कैंसर में HER2 ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे HER2 पॉजिटिव कैंसर। और तीसरे में ER और HER2 दोनों नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ER नेगेटिव HER2 नेगेटिव। सिंपल। और एक तीसरा क्लासिफिकेशन है हिस्टोलॉजिकल। तो अपन लोग क्या क्या पढ़े, इंडिविजुअल कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्लासिफिकेशन और हिस्टोलॉजिकल। अभी इन दोनों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे, पहले इसको ध्यान दें। इंडिविजुअल कंपोनेंट तो अभी हम लोग पढ़ लिया ना, उसमें 2 पार्ट है, कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेसिव कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इन सीटू में भी है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। सिमिलरली इन्वेसिव में भी है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। अब देखो इन सीटू कार्सिनोमा की बात करें तो इन सीटू कार्सिनोमा में 2 पार्ट होता है, डक्ट और लोब। तो डक्ट में अगर हो रहा है तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। तो इसमें टोटल 4 पैटर्न दिखते हैं। वो 4 पैटर्न ऑफ सेल्स क्या क्या है, सॉलिड, कमांडो का है तो कोमेडो पैटर्न, फिंगर तो पेपिलरी पैटर्न, और ये छेद है तो क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न। 4 पैटर्न है, इन फोटोज़ को याद रखो। तो सॉलिड पैटर्न क्या होता है, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या है, ल्यूमन जो है उसके अंदर बस ये सेल्स भर गए हैं, मतलब क्या, ट्यूमर सेल्स प्लग इनटू ल्यूमेन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड पैटर्न।
दूसरा है अपना कोमेडो पैटर्न। तो कोमेडो को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक हेड क्वार्टर ऑफ सेल्स है, एक साइड क्वार्टर। मतलब वही होता है ना, जैसे अपना आर्मी ऑफिस होता है तो वहाँ हेड क्वार्टर्स होते हैं, फिर छोटे छोटे साइड क्वार्टर्स होते हैं। तो वही हेड क्वार्टर्स जो है अपना वो क्या है, सेंट्रली लोकेटेड नेक्रोटिक डेब्रिस से बना है, ठीक है ना। यहाँ पे सब कचरा फेंकते हैं, नेक्रोटिक डेब्रिस, और आसपास क्वार्टर है। कौन से क्वार्टर है, न्यू प्लास्टिक सेल्स है, सराउंडेड बाय न्यू प्लास्टिक सेल्स। तो न्यू प्लास्टिक सेल्स है और बीच में नेक्रोटिक डेब्रिस है, सिंपल। तो अपना सॉलिड हो गया, उसमें तो लीवन प्लग हो जा रहा था। कोमेडो में नेक्रोटिक डेब्रिस के अराउंड न्यू प्लास्टिक सेल्स थी। फिर पेपिलरी में सिंपल पेपिलरी लाइक प्रोजेक्शन होगा, इंट्रोडक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, सिंपल। बस इसमें रटने वाली चीज़ ये है कि फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक इसका एब्सेंट होगा बस। और फिर अपना आता है क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न। क्रिब्रिफॉर्म मतलब छेद छेद। तो ऐसे मान लो क्या है, ये डक्ट था, उसके अंदर ऐसे भरा हुआ है पूरा क्या, ट्यूमर से, उसमें किसी ने पंच मारा। तो पंच मारने से क्या होगा, उसे छेद छेद हो जाएगा ना, फेनेस्ट्रेशन दिखेंगे। तो वही है पंच्ड आउट फेनेस्ट्रेशन इन इंटरडक्टल ट्यूमर, सिंपल। तो अपना डक्ट के अंदर जाकर इंडक्टल लॉबुलर कार्सिनोमा हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। तो इसके 4 पैटर्न है, सॉलिड, कोमेडो, पेपिलरी और अपना क्रिब्रिफॉर्म। सॉलिड में क्या होता है, प्लग कर देता है लीमन को। कोमेडो में क्या होता है, नेक्रोटिक डेब्रिस के अराउंड न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं। पेपिलरी में अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसमें फाइब्रोवेस्कुलर स्टॉक एब्सेंट है। क्रिब्रिफॉर्म में अपन लोग ने इंटरडक्टल वो ट्यूमर बनाया और उसके अंदर पंच कर दी तो पंच आउट फेनेस्ट्रेशन पाया गया इन इंटरडक्टल ट्यूमर, ठीक है ना, सिंपल। फिर अपना दूसरा पार्ट क्या होता है, लोब। तो लोब में अगर कार्सिनोमा इन सिटू हो तो क्या बोलेंगे, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। तो इसका एक चीज़ याद रखिए डायग्राम, कि इसका कॉन्ट्रालैटरल स्प्रेड जरूर शो करता है, ठीक है ना। मतलब क्या, इंक्रीज इन डेवलपिंग कॉन्ट्रल, एक से दूसरे ब्रेस्ट में फैलने का चांसेस बढ़ा रहता है इसमें। दूसरा, इसमें जो टर्मिनल डक्ट होते हैं ना, जैसे देखो ये लोब की बात कर रहे थे, डक्ट हुआ और ये लोब हुआ। तो देखो ये जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है ना, यहाँ पास क्या होता है, यूनिफॉर्म सेल्स भर जाते हैं एकदम। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, यूनिफॉर्म सेल्स। तो यूनिफॉर्म सेल्स मतलब क्या, उसका जो न्यूक्लियस होगा स्मॉल राउंड होगा, साइटोप्लाज्म की कोई बाउंड्री नहीं होगी, और जो बाउंड्री है ना वो वीक होगी, लूजली कोहेसिव होगी। आगे पढ़ेंगे क्यों होगी लूजली कोहेसिव। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या है, उसकी कोई मार्जिन नहीं है, अंदर न्यूक्लियस छोटा सा है, उसमें स्मॉल एंड राउंडेड है, और मार्जिन लूजली कोहेसिव होगा, सिंपल। तो ये हम लोगों ने इन सिटू पढ़ लिया। इन सिटू में क्या क्या था, एक तो डक्टल और एक था लॉबुलर। डक्टल में बस 4 पैटर्न के नाम याद कर लो, सॉलिड, कोमेडो, पेपिलरी और क्रिब्रिफॉर्म। और लॉबुलर में बस याद कर लो कि यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और लूजली कोहेसिव मार्जिन, सिंपल। तो ये अपना हो गया जो कंटेन रहता है। अब जो फैल जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव कार्सिनोमा के भी 2 पार्ट है, एक डक्ट और एक लोब। तो देखो डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, और लोब को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेसिव लॉबुलर कार्सिनोमा। तो देखो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो होता है, इसी डक्टल कार्सिनोमा बेसिकली होता क्या है, तो जैसे डक्ट के सेल्स से मान लो, ठीक है ना, ये डक्ट है, उसमें जो सेल्स है नॉर्मली वो क्या कहते हैं, उनमें पहले एनाप्लेशिया होता है। एनाप्लेशिया मतलब क्या, जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल्स है, एनाप्लेशिया मतलब क्या, स्ट्रोमल टिश्यू बाहर आने लग जाते हैं उससे थ्रू, इसी को एनाप्लेशिया कहते हैं। तो नॉर्मल सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए, एनाप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स में। और ट्यूमर सेल्स फिर 2 काम करेंगे, एक तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे और अलग अलग जगह इन्वेट करेंगे। तो क्या क्या बनाएंगे, नेस्ट बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे और पोरली फॉर्म्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ नहीं तो फोटो याद करने की कोशिश करो, इन फोटोज़ को भी थोड़ा थोड़ा कुछ लिख दोगे तो बच जाएगा। तो नेस्ट, कॉर्ड और पोरली फॉर्म्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। और इन्वेट करेगा, देखो इसलिए फ़ोटो भी लगा दिया इन्वेट का। ये रशिया जो है किस में इन्वेट कर रहा है, यूक्रेन में इन्वेट कर रहा है, ठीक है। तो जो इन्वेट करेगा तो स्ट्रोमा और फैट कहाँ का इन्वेट कर रहा होगा, आसपास स्ट्रोमा होगा वहाँ पे कर रहा होगा, लिम्फ वेसल्स जा रहे होंगे उसमें, और न्यूरॉन के राउंड स्पेस में कर रहा होगा, सिंपल। तो ये क्या, अगर डक्ट में इन्वेजिव हो रहा है तो इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, उसमें इसने एनाप्लेशिया किया, एनाप्लेशिया के कारण स्ट्रक्चर्स बनाए जिसका नाम है नेस्ट, कॉर्ड और पुअरली फॉर्म ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। और इन्वेट किया आसपास, तो स्ट्रोमा में इन्वेट किया, लिम्फ में इन्वेट किया, पेरिनियल स्पेसिस में। दूसरी पार्ट है अपना लोब। तो लोब में अगर इन्वेसिव दिखा तो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। तो इसका 2 पार्ट है, ट्यूमर सेल्स का अरेंजमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी वही यूनिफॉर्म होगी कि कुछ राउंड ही रहेगा, प्लियोमॉर्फिज्म नहीं शो करेगा, इनफ्रीक्वेंट माइटोसिस होगा। ट्यूमर के अरेंजमेंट देखें तो देखो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन फाइल, सिंपल।
अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, रिस्क फैक्टर्स देखे और क्लासिफिकेशन का इंडिविजुअल कंपोनेंट के बेसिस पे तक देखे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ऊपर ऊपर से देख लो। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा 150:1, पेरीमेनोपॉजल, सॉलिटरी, पाल्पेबल और पेनलेस। ट्रिपल टेक्निक में हम लोगों ने ये 3 चीज़ देखे। अपना रिस्क फैक्टर्स को अपन लोग ने 3 पार्ट में बांट दिया, हिस्ट्री, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हिस्ट्री को भी फैमिली मतलब जियोग्राफिकल फैमिली और ऑब्स्टेट्रिक्स। इंटरनल को भी हम लोग ने डेंसिटी और सिस्टिक चेंजेस मतलब हाइपोप्लेसिया बांट दिया। इसको E3 एक्सरसाइज, एस्ट्रोजन और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन का एक्सपोजर और फिर रेडिएशन और क्या अपना मतलब जेनेटिक फैक्टर्स और रेडिएशन, सिंपल, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल कंपोनेंट के बेसिस पे अगर वो रह गया तो इन सीटू, या फैल गया तो इन्वेसिव। इन सीटू में भी डक्ट और लो, सिमिलरली इन्वेसिव में भी डक्ट और लो। तो इन सीटू में अगर डक्ट होता है तो 4 पैटर्न दिखाता है, अगर लोब में इन सीटू होता है तो यूनिफॉर्म सेल्स दिखाता है, अगर इन्वेसिव में डक्ट में इन्वेसिव होता है तो अपना यही अलग अलग नेस्टोस्ट बना रहा होता है और अलग अलग जगह इन्वेट कर रहा होता है। और स्ट्रोमा अगर लोब में इन्वेसिव पाया जा रहा है तो यूनिफॉर्म सेल्स होंगे और वो इंडियन फाइल अरेंजमेंट बनाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसे लीनियर सेल्स पाए जाएंगे। अब अपन लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन पे। तो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो कौन से 2 रिसेप्टर्स थे, एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर और एक HER2 रिसेप्टर। तो देखो जिसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव। तो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कार्सिनोमा यही होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो नॉर्मल ब्रेस्ट सेल है, ये डीप वाले पार्ट बाद में पढ़ना, पहले ऊपर ऊपर के पढ़ो। तो नॉर्मल ब्रेस्ट सेल में शेप बदला तो उसको हम लोग बोलेंगे ए टाइप का, शेप का लॉस हुआ। फिर उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स पाए गए अलग अलग शेप के, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरप्लेशिया। तो पहले शेप को बिगाड़ो, फिर उसे अलग अलग टाइप के सेल्स बना बोलोगे हाइपरप्लेशिया हुआ। और हाइपोप्लेशिया से फिर इन सीटू और उससे फिर इनवेसिव कार्सिनोमा, सिंपल। तो देखो नॉर्मल ब्रेस्ट था, उसमें हम लोगों ने किस वजह से ए टाइपिया हुआ, तो देखो BRCA2 में म्यूटेशन हुआ। और देखो कैंसर होगा ना तो गेन कम चीज़ का होगा, लॉस ज़्यादा चीज़ का होगा। मतलब क्या, 1 क्यू का गेन हुआ लेकिन 16 क्यू का लॉस हो गया। गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अपन। तो उसके कारण क्या हुआ, ए टाइपिया। किन का, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स का ए टाइपिया हुआ। उसके कारण क्या हुआ, हाइपरप्लेशिया। फिर उसके बाद हाइपरप्लेशिया किन का हुआ, डक्ट के, एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेशिया। और ये सब बढ़ा चढ़ा के फिर इन सीटू हुआ और इन सीटू का एंड स्टेज हुआ कार्सिनोमा, सिंपल। तो ER पॉजिटिव में क्या हुआ, ये मोस्ट कॉमन है इसलिए प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। इसमें हम लोगों ने पहले नॉर्मल डक्ट को लिया, उसका शेप भी दोबारा मतलब ए टाइपिया किया, उसका नंबर बढ़ाया मतलब क्या हाइपरप्लेशिया किया, और उसके बाद इसको कंटेन किया मतलब इन कार्सिनोमा इन सीटू, और उसके बाद कार्सिनोमा में कन्वर्ट किया। याद करने वाली चीज़ बस ये है, ये क्या है, BRCA2 1 क्यू का गेन और 16 क्यू का लॉस। HER2 पॉजिटिविटी की बात करें तो वो सबसे कॉमन था, ये उससे कम मतलब क्या 10 से 20%। किन में, जो कि यंग लोग हैं उनमें, यंग वोमेंस में पाया जाता है। तो उसमें भी हम लोगों ने नॉर्मल ब्रेस्ट लिया था, यहाँ पे भी नॉर्मल ब्रेस्ट पहले लो। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए टाइपिया। यहाँ पे ए टाइपिया नहीं कराना है, यहाँ पे हम लोग को ग्लैंड का फॉर्मेशन कराना है, मतलब क्या, एडिनोसिस करवाएंगे और फिर वही कंटेन हो जाएगा एक जगह और फिर वो फैल जाएगा, सिंपल। तो देखो ब्रेस्ट है नॉर्मल टिश्यू, इसमें अब हो क्या रहा है म्यूटेशन के नाम पे, तो देखो एम्प्लीफिकेशन, HER2 पॉजिटिव मतलब HER2 से ज़्यादा, ये तो सिंपल सी बात है, HER2 जीन का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, बढ़ रहा है वो। अब म्यूटेशन किसका हो रहा है, अपन लोग वहाँ पे P53 पढ़ के आए थे ना, यहाँ पे TP53 है, TP53। तो जर्म लाइन TP53 का म्यूटेशन हो रहा है, तो उसका कारण से क्या हो रहा है अपने अंदर, ग्लैंड फॉर्मेशन। किस टाइप का, देखो 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन। तो एपोक्राइन का बस ऊपर वाला स्ट्रक्चर फटता है और कंटेंट बाहर आ जाता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, एटिपिकल एपोक्राइन एडिनोसिस, सिंपल। तो एडिनोसिस हुआ, उसके कारण कार्सिनोमा इन सीटू हुआ और बाद में कार्सिनोमा, सिंपल। तो ER पॉजिटिव पढ़े जो कि मोस्ट कॉमन था, HER2 पढ़े जिसमें कि 10 to 20% केसेस में पाया गया। ये नॉर्मल ब्रेस्ट था, उससे अपना इटाइपिया हुआ, उससे हाइपरप्लेशिया हुआ, उससे इन सीटू और फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा। इसमें ब्रेस्ट, फिर अपना एडिनोसिस और फिर अपना इन सीटू और इन्वेसिव। एडिनोसिस किस टाइप का हुआ, एपोक्राइन टाइप का। उसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व था, BRCA2 और 1q 16q। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, अपना HER2 और TP53। अब लास्ट में आ रहा है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ना ER प्रेजेंट है, ना प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर प्रेजेंट है और ना ही अपना HER2 प्रेजेंट है, सब नेगेटिव है, ठीक है ना।
तो इसको ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं। क्यों नेगेटिव कहते हैं? क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है तो इसका पुअर डिफ्रेंशिएशन होता है, और डिफ्रेंशिएशन पुअर होगा तो प्रोग्नोसिस भी पुअर होगा, और प्रोग्नोसिस पुअर हुआ तो हाई ग्रेड का ये प्रोड्यूस करता है कैंसर। तो क्या है, जैसे मान लो देखो नॉर्मल ब्रेस्ट है, दोनों का जोड़ दो, यहाँ का TP53 उठाए तो जर्म TP53 म्यूटेशन, या फिर बरका उठाए तो BRCA1 का म्यूटेशन। किस भी वजह से अपने अंदर का इन सीटू करो और इन सीटू को इन्वेसिव में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। ये बहुत रेयर होता है ना, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आया, ER पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, और अपना क्या ये ER नेगेटिव, HER2 नेगेटिव वाला, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं क्या, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको 2 पार्ट में बांटना है अपने को, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। तो नॉन इन्वेसिव में क्या पार्ट होता है, डक्ट में अगर नॉन इन्वेसिव है तो डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, और अगर लोब में है तो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। सिमिलरली इन्वेसिव कार्सिनोमा है तो इन्वेसिव कार्सिनोमा को 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं, या तो कार्सिनोमा है और तो इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव कार्सिनोमा की बात की जाए तो क्या पे हैं अपन लोग यहाँ पे, नॉन इन्वेसिव। तो नॉन डक्टल नॉन इन्वेसिव था और इन्वेसिव था। तो नॉन इन्वेसिव वाला जो पार्ट था वो डक्ट और लोब। तो डक्ट में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, और इन्वेसिव में सारे ही ये इन्वेसिव हैं, पर किसी के आगे इन्वेसिव कार्सिनोमा नाम लगा है, किसी में नहीं लगा है। तो जिनमें लगा है उनमें क्या है, एक तो स्पेशल टाइप के नहीं है तो नॉट स्पेशल टाइप इन्वेसिव कार्सिनोमा, जिसमें लोब लगा तो लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा। और लोब के साथ हम लोग क्या पढ़े थे, डक्ट पढ़े थे, तो डक्ट को उल्टा कर दो, मतलब पी कर दो, मतलब पैपिलरी इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो ये 3 याद हो गए, कोई स्पेशल टाइप का नहीं। अगर स्पेशल टाइप है तो क्या, लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा, और पैपिलरी का उल्टा, डक्ट का उल्टा कर दो, पैपिलरी इन्वेसिव कार्सिनोमा। सिमिलरली जिनके आगे कार्सिनोमा लगा है उनमें 3 M है, मेडुलरी, म्यूसिनस और मेटाप्लास्टिक। बस यही, अगर इतना याद कर लोगे तो इसको ना भी पढ़ो तो चलेगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, हिस्टोलॉजिकल में या तो इन्वेड ना कर रहा होगा या तो इन्वेड कर रहा होगा। अगर इन्वेड ना कर रहा होगा तो इसमें 2 है, डक्ट और लोब। अगर इन्वेट कर रहा होगा तो उसके नाम में या तो इन्वेसिव होगा या तो नहीं होगा। तो इन्वेसिव होगा तो क्या, या तो नॉट स्पेशल टाइप, या तो लोबुलर, या तो डक्ट का उल्टा पैपिलरी। सिमिलरली कार्सिनोमा में 3 M मतलब मेडुलरी, म्यूसिनस और मेटाप्लास्टिक। तो जो नॉन इन्वेसिव था, नॉन इन्वेसिव में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। तो जिसमें कैल्सिफिकेशन हो रहा होगा उसके कारण वो पाल्पेबल दिखेगा। तो मेमोग्राफी कैल्सिफिकेशन के कारण ये पाल्पेबल मास बनाता है। जबकि देखो सिंपल सी बात है, देखो ये ब्रेस्ट है, ठीक है, ये डक्ट है और ये लोब है। तो यहाँ पे अगर हुआ तो हम लोग छू के पता कर सकते हैं, पर एकदम अंदर अगर कहीं पे कैल्सिफिकेशन होगा तो पाल्पेट नहीं कर सकते ना। इसलिए डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू जो होगा वो पाल्पेबल होगा, जबकि लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू नॉन पाल्पेबल होगा, सिंपल। तो ये मेमोग्राफिक कैल्सिफिकेशन के कारण ये पाल्पेबल मास बनाता है, जबकि ये इंटायर लोब इन्वॉल्व हो जाए तब भी ये नॉन पाल्पेबल रह जाता है। और DCIS के हम लोग पढ़े थे ना, कॉमेडो और नॉन कॉमेडो पैटर्न, तो वही बता रहा है। फिर अपना आता है क्या, इन्वेजिव लीजन्स। तो इन्वेजिव लीजन्स के अंदर 2, जिसके आगे इन्वेसिव कार्सिनोमा नाम लगा है और जिसके आगे नहीं लगा है। जिसके आगे लगा है उसमें क्या है, नॉट स्पेशल टाइप, लोबुलर और पैपिलरी। तो नॉट स्पेशल टाइप सबसे कॉमन है, इतना याद कर लो, इसको मत याद करना। लोबुलर में क्या है, लोबुलर हम लोग यहाँ भी पढ़ के आए, लोबुलर इन्वेसिव कार्सिनोमा। ये देखो यहाँ पे हम लोग इंडियन फाइल पढ़ेंगे, इंडियन फाइल पढ़े थे। तो क्या होता है, इंडियन फाइल क्यों बनता है, तो देखो ई कैथरीन का लॉस हो जाता है। ई कैथरीन क्या है, सेल्स को जोड़ के रखता है। ई कैथरीन ये लगा, फिर एक और सेल आया, फिर एक कैथरीन लगा, फिर एक और सेल आया, ऐसे जोड़ के रखता है। तो इसका लॉस हो गया, लॉस हो गया तो ट्यूमर सेल्स डीकोहेसिव हो गए ना, अच्छे से चिपके हुए नहीं है। और चिपके हुए नहीं तो कैसे दिखते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। ये देखो ऐसा, ऐसे लीनियरली अरेंज रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि ये सब साथ में जुड़े हुए, ऐसे अरेंज हो जाते हैं बल्कि। तो इंडियन फाइल अरेंजमेंट। और तीसरा है पैपिलरी, डक्ट का उल्टा पैपिलरी, तो पैपिलरी अरेंजमेंट दिख रहा है। तो नॉट स्पेशल टाइप, लोबुलर और पैपिलरी। अब कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमा में देखो मेडुलरी M3 था ना, मेडुलरी, म्यूसिनस और मेटाप्लास्टिक 3 था। तो म्यूसिनस में क्या होता है, बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, उसके अराउंड पूल ऑफ म्यूसिनस, उसको म्यूसिनस अपीयरेंस कहते हैं। मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा, इसमें क्या हो रहा है, मेटाप्लेशिया हो रहा है। बेसिकली स्क्वामस सेल्स, मेसेंकाइमल सेल्स है ना, इसमें मेटाप्लेशिया हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्सिनोमा दिख रहा है, सिंपल। तो हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव, और नॉन इन्वेसिव में डक्ट और लोब, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। इन्वेसिव में 2, जिसके आगे इन्वेसिव लगा, इन्वेसिव कार्सिनोमा नहीं लगा तो सिंपल कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव में नॉट स्पेशल टाइप, डक्टर और पैपिलरी, लोबुलर और पैपिलरी, और उसमें M3, मेडुलर, म्यूसिनस और मेटाप्लास्टिक, सिंपल।
अगर TNM स्टेजिंग की बात करें, अब इतने सारे कैंसर पढ़ लिए, उसका रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, तो अब उनकी स्टेजिंग कर दो। तो स्टेजिंग के लिए अपन लोग 3 क्राइटेरिया यूज करते हैं, TNM। M का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस। N का मतलब होता है कितने नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। T का मतलब क्या, ट्यूमर का साइज़ क्या है। तो सबसे सिंपल M होता है, मेटास्टेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो M0 और हो रहा है तो M1, सिंपल। सिमिलरली N की बात करें तो नोड, N की बात करें तो नोड में क्या होता है, कितने नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखो, अगर कोई नोड इन्वॉल्व नहीं होता, नोड अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है एक सेम साइड के एप्सिलेटरी, तो उसको हम लोग N1 या N2 में रखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या, अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो अभी वो मूव कर पाएगा। तो मूवेबल एक्सिलरी लिम्फ नोड N1 में पाया जाता है, जबकि N2 में वो लिम्फ नोड फिक्स हो जाते हैं। तो फिक्स्ड एप्सिलेटरी एक्सिलरी लिम्फ नोड। और N3 में क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है सुप्रा क्लेविकुलर या फिर इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में। तो अपना मेटास्टेसिस मतलब क्या, फैला कि नहीं फैला, नहीं फैला तो 0, फैला तो 1। नोड में क्या, अगर कोई नहीं इन्वॉल्व तो N0, अगर वो ऊपर नीचे वाला इन्वॉल्व तो N3, बीच के N1 N2 किसको देखता है, इप्सिलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड को। ट्यूमर साइज की बात करें तो 2 सेंटीमीटर से छोटा है, 2 और 5 का गेम है, ठीक है ना यहाँ पे। तो देखो 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो T1, 2 से और 5 के बीच में है तो फिर T2, 5 से भी बड़ा है तो T3, और इतना बड़ा है कि वो चेस्ट वॉल के बाहर आ रहा है तो T4, सिंपल। तो TNM स्टेज हो गया। M का मतलब M0 M1, N का मतलब N0 N1 N2 N3, और T का भी T1 T2 T3 T4, सिंपल। तो इसी स्टेजिंग से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कैंसर का, कि वो अर्ली कैंसर है या फिर एडवांस हो चुका है या फिर मेटास्टेसिस है। तो अर्ली कैंसर के स्कोर जोड़ के 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब उसमें ट्यूमर साइज 2 सेंटीमीटर है, पर ना ही कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ना ही मेटास्टेसिस हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट अच्छा है। मान लो ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर है या फिर 2 से 5 के बीच में है, पर लिम्फ नोड एक ही इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, वो भी एक्सिलरी, तो भी क्योरेबल है। पर मान लो कोई बहुत बड़ा ट्यूमर साइज हो सकता है या फिर उसका लिम्फ नोड भी बहुत सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो तभी ट्रीटमेंट होगा जब क्या ये अपना किस चीज़ को अपना इन्वॉल्व करें, न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट, मतलब क्या, और सब कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और सबका इन्वॉल्वमेंट करें। स्टेज 4 जो होता है उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, मतलब वो फैल गया है अलग अलग जगह ब्रेस्ट से, अब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। M जब तक 0 रहेगा तब तक क्योरेबल है, नहीं रहा तो क्योरेबल नहीं है। 4 स्टेजेस हो गए। अब लास्ट बचा अपना क्या, प्रोग्नोस्टिक फीचर। तो अपन लोग उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होंगे, उन क्राइटेरिया को किस लेवल पे फुलफिल कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग को पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा कि गंदा होगा। वही TNM स्टेजिंग की तरह ही है। तो देखो 3 फैक्टर में बांटो। रूटीन इसका हिस्टोलॉजी करेंगे तो उसमें जो फीचर्स दिख रहा है उसके अंदर जो हार्मोन रिसेप्टर्स है उसके बेसिस पे, और उसके अंदर कुछ बायोलॉजी के इंडिकेटर्स हो गए उस बेसिस पे, ठीक है ना। तो हिस्टोलॉजी, हार्मोन रिसेप्टर्स और बायोलॉजी। तो देखो सबसे ईजी है हार्मोन रिसेप्टर, तो उसको देखो। हार्मोन रिसेप्टर कौन सा इसमें प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। अपना क्या है, देखो बैड और गुड, ठीक है। तो देखो एस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर। तो अगर HER2 का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा होगा तो फिर तो बहुत सारे रिसेप्टर तो HER2 कार्सिनोमा कर सकता है ना। तो इसलिए ओवर एक्सप्रेशन पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ दिखा रहा है। देखो तुम्हें याद इसमें ये सब करना है और ये सब अपना लॉजिक लगाना है। तो देखो HER2 रिसेप्टर का अगर अंडर एक्सप्रेशन है तो अच्छी बात है, मतलब गुड प्रोग्नोसिस, और ओवर एक्सप्रेशन है तो गलत बात है, मतलब पुअर प्रोग्नोसिस। जनरली ER/PR का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो बैड प्रोग्नोसिस, कम हो रहा है तो गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है ना। तो हार्मोन रिसेप्टर हो गया। बायोलॉजिकल इंडिकेटर देखें तो डिवीजन, उसमें ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन और ऑन्कोजीन, सिंपल सी बात है। देखो ब्लड है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स कितना आ रहा है, उसका जीन कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये कैसे डिवाइड कर रहा है। तो देखो माइटोटिक इंडेक्स अगर देखें तो माइटोटिक इंडेक्स माइटोसिस का इसका कितना, तो कीएन का और एमआई का एजेंट 2 चीज़ होता है। तो कीएन का हम लोग कहते हैं KI67 और MIB, ये दोनों मार्कर्स को देखते हैं माइटोसिस देखने के लिए। तो अगर ये दोनों मार्कर्स हाई पाए जाते हैं तो मतलब उसमें माइटोसिस ज़्यादा हो रहा है, माइटोसिस ज़्यादा हो रहा है तो फिर बैड प्रोग्नोसिस, और कम माइटोसिस पाया गया तो गुड प्रोग्नोसिस, सिंपल। तो याद क्या करना है, कीएन का मूवी से KI67 और MI6 एजेंट से हम लोग क्या याद करना है, MIB1, इसके डिवीजन को बता रहा होगा। फिर अपन ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन देखें तो अगर ब्लड वेसल्स बन रहा होगा, अगर ज़्यादा ब्लड वेसल है तो ज़्यादा ट्यूमर ग्रो करेगा तो बैड प्रोग्नोसिस, और अगर कम ब्लड वेसल बन रहा है तो गुड प्रोग्नोसिस। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर देखते हैं, वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर, VGF, CD31 और CD34। CD का मतलब क्या होता है, क्लस्टर डिफ्रेंशिएटर, मतलब क्या, जैसे मान लो देखो एक क्लस्टर के सेल्स यहाँ पे पाएगा, एक अलग,
अब हम लोग हिस्टोलॉजी में तो अलग देख नहीं सकते, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो इनको अलग करते हैं। तो इस क्लस्टर को इस क्लस्टर से अलग करने वाला जो प्रोटीन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लस्टर डिफ्रेंशिएटर। CD31, CD34 ये सब मार्कर देख सकते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा उसके अंदर ब्लड वेसल बन रहा है कि नहीं। ज़्यादा बन रहा होगा तो दिक्कत, कम बन रहा होगा तो अच्छी बात है। और ऑन्कोजीन डिसफंक्शन, जो जीन्स है उसका म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है ना, जैसे BRCA1 BRCA2 का म्यूटेशन हो रहा है तो फिर गलत बात है, बैड प्रोग्नोसिस। और नहीं हो रहा तो गुड प्रोग्नोसिस। सिमिलरली P53 अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो पुलिसमैन था, नहीं है तो बैड। इसमें लॉजिक लगाना है आपको, सिर्फ ये इनको याद करो और इसके अंदर की जो हेडिंग्स हैं इनको, बाकी ये सब चीज़ को अपने दिमाग लगाना है। सिमिलरली रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी देखिए हम लोग, तो साइज़ देखना होगा, कौन सा लिम्फोसाइट इन्वेजन हो रहा है और एक्सिलरी नोड। अगर साइज़ छोटा है तो गुड प्रोग्नोसिस, अगर बड़ा है तो बैड प्रोग्नोसिस। सिंपली लिम्फेटिक इन्वेजन नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, हो रहा है तो गलत बात है। एक्सिलरी लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए बैड प्रोग्नोसिस हो जाएगा। सिंपल, कंप्लीट। तो अपन लोग क्या क्या देख लिए, इंट्रोडक्शन देखे, रिस्क फैक्टर्स देखे, क्लासिफिकेशन देखे, क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट देखे, ट्यूमर कंपोनेंट के बेसिस पे, हिस्टोलॉजी के मॉलिकुलर के बेसिस पे और हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, और लास्ट में TNF स्टेजिंग और ग्रेडिंग को जोड़े, और लास्ट उसका प्रोग्नोसिस। सिंपल, ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं।